Hello engineers, welcome to SZ Academy. This is Nikesh Singh Rangar with new session important for UKPSC AE and UKPSC JEE इंटरव्यू। और आप लोगों को पता ही है कि आपका जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उसने इंटरव्यू की डेट दे चुकी है और मोस्ट चांसेस बनते हैं आपके कि आपके फर्स्ट वीक जैन में सिविल और मैकेनिकल जो ब्रांच है यूकेपीएससी जेई आपका इंटरव्यू ले सकती है। ठीक है ना, तो आप लोगों को अपनी तैयारी को थोड़ा एक अच्छी दिशा देनी पड़ेगी और एक अच्छी दिशा देने के लिए आपके सामने एक लेक्चर है ये वाला। ठीक है ना, इसमें हम केवल बात करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की, इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे। ठीक है ना, हो सकता है कि इस में जो मैंने क्वेश्चन लिए लगभग 9 से 10 क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है ना, इजी क्वेश्चंस है लेकिन इतनी आसानी से आप इनको गैस नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, काफी डेप्थ में समझना पड़ेगा, छोटे छोटे टर्म है। ठीक है ना, किस तरीके से इनको समझना है तो ये देख सकते हैं इस सेशन को। ठीक है, लास्ट तक देखिए आप, और आप लोगों की कोई भी डाउट्स होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में फिल कर सकते हैं। ठीक है, और काफी टाइम बाद मुलाकात हुई आप लोगों से। ठीक है ना, तो इसके बाद बैक टू बैक आपको एक अच्छे क्वेश्चंस की सीरीज मिलती रहेगी यूकेपीएससी जेई और यूकेपीएससी ए के लिए। ठीक है ना, तो एक बार दोबारा कहूंगा, अगर आप लोगों के कोई भी डाउट हो या किसके रिगार्डिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस बनाने, कौन से सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, ठीक है ना, जो भी सब्जेक्ट्स है उसको मेंशन कर दीजिए। ठीक है ना, उसके बाद मैं अगले दिन उसके लिए आपके लिए क्या इंटरव्यू क्वेश्चन की एक छोटी सी सीरीज बना के आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। ठीक है ना, आज बात करते हैं हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की। ठीक है ना, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है भाई। ठीक है ना, तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। एक बेसिक सा क्वेश्चन है भाई। ठीक है ना, एक बेसिक सा क्वेश्चन, फोर्स और लोड में क्या डिफरेंस होता है। इंटरव्यू में आप लोगों से पूछ सकता है फोर्स और लोड में क्या डिफरेंस होता है, तो बताओ। पहले सोचना है, सोचो फिर स्टार्ट करते हैं। देखो क्या देखना आप लोगों को कि आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, फोर्स और लोड में क्या डिफरेंस है। ये देखो, पहले फोर्स की बात करता हूं मैं। जो ये फोर्स होता है आपका या लोड, वो दो चीजें करता है, दो काम करेगा आपका। या तो आपका बॉडी की स्टेट को चेंज करेगा, स्टेट चेंज। स्टेट चेंज का मतलब समझ रहे हो ना, कोई बॉडी अगर मोशन में है उसको रेस्ट में लाने का काम कौन करता है, फोर्स कर सकता है। ठीक है ना, और दूसरी चीज क्या करता है फोर्स, शेप एंड साइज को चेंज करेगा। शेप एंड साइज चेंज, शेप एंड साइज चेंज, यही दो काम करता है भाई। ठीक है ना, अब देखो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, माने ये एक बॉडी है, इस पर अगर हम ये एक फोर्स लगा दें, इस पर एक फोर्स लगा दें, तो आप खुद सोचो ये ऑब्जेक्ट क्या होगा। ये ऑब्जेक्ट देखो मूव करेगा, तो ये क्या कर रहा है, स्टेट चेंज कर रहा है, इसको मोशन में ला रहा है। तो ये क्या कर रहा है इसमें भाई, डिस्प्लेसमेंट। ये केस क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अगर इस बॉडी पर दोनों तरफ से फोर्स लग रहा है, ठीक है ना, दोनों तरफ से इक्वल फोर्स लग रहा है, तो ये क्या होगा, ये बॉडी मूव करेगी। बताओ ये बॉडी क्या करेगी, डिफॉर्म करेगी। ठीक है ना, तो इसमें क्या दिखेंगे आपको, डिफॉर्मेशंस। ठीक है, इसमें क्या दिख रहे हैं भाई आप लोगों को, डिफॉर्मेशंस। अब तीसरा केस सबसे इंपॉर्टेंट केस है भाई, ये देखो क्या करेगा, ये कोई बॉडी है, इस पर मैंने लेफ्ट साइड से 2F फोर्स लगाया है और राइट साइड से F फोर्स लगाया है। तो इट इज अ कॉम्बिनेशन, जो थर्ड केस है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिफॉर्मेशन। इसमें दोनों चीज होंगे। क्यों, देखो यहां पर एक केस तो ये हो गया भाई, इसमें दोनों तरफ से फोर्स लग रहा है, और दूसरा केस क्या हो जाएगा, इसमें ये कोई बॉडी है, इस तरफ से एक फोर्स लग रहा है।
तो इसमें क्या मिल रहा है आपको? डिफॉर्मेशन, और इस बॉडी में क्या मिलेगा आपको? डिस्प्लेसमेंट। तो इट इज अ कॉम्बिनेशन, जो थर्ड केस है इट इज अ कॉम्बिनेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो इसमें क्या मिलेगा? डिस्प्लेसमेंट प्लस डिफॉर्मेशन। ठीक है, अब इनके एग्जांपल्स देखते हैं हम। अगर ये कोई बॉडी है, माना ये मेरे पास एक बॉडी है, इस पर अगर मैं फोर्स लगाऊं तो ये पहले तो रेस्ट में है, इसके बाद इसकी स्टेट चेंज हो रही है। देखो ये कोई बॉडी है, इस पे फोर्स लगाए, स्टेट चेंज हुई। स्टेट चेंज हो रही है, इसका मतलब इसमें डिफॉर्मेशन नहीं दिख रहा है। क्या चेंज हो रहा है आपका? स्टेट चेंज हो रही है, मतलब डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो ये बॉडी कौन सी हुई है आपकी भाई? ये बॉडी होगी रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी। अब जो रिजिड बॉडी है इसकी स्टडी आपने कहां करी है? रिजिड बॉडी की स्टडी आपने कहां करी है? इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स करिए इस बॉडी की स्टडी, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में रिजिड बॉडी की। लेकिन सोम की बात करूं, सोम में हम स्टडी करते हैं डिफॉर्मेशंस की। स्टडी करते हैं किसकी? डिफॉर्मेशंस की। तो सोम में किसकी स्टडी करते हैं भाई? डिफॉर्मेशन की स्टडी कहां होती है? कौन सी बॉडी होगी ये जिसमें डिफॉर्मेशन आ रहा है? डिफॉर्मेबल बॉडी। डिफॉर्मेबल बॉडी। अब जो डिफॉर्मेबल बॉडी है इसकी स्टडी कहां होती है आपकी? डिफॉर्मेबल बॉडी की स्टडी होती है आपकी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में कौन सी बॉडी की स्टडी हो रही है? डिफॉर्मेबल बॉडीज की स्टडी हो रही है। अब डिफॉर्मेबल बॉडीज की स्टडी आपकी सोम में हो रही है और रिजिड बॉडी की इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हो रही है। तो डिस्प्लेसमेंट एंड डिफॉर्मेशंस जिसमें आपको दोनों चीजें देखने को मिलती है वो क्या हो जाएगा? जो आपके मशीन्स के पार्ट्स है, जो भी मशीन्स के पार्ट्स है, देखो जो भी मशीन्स के पार्ट्स है, मशीन्स कंपोनेंट्स, मशीन के जो भी कंपोनेंट हैं जैसे गियर, शाफ्ट, ये क्या होंगे आपके? थर्ड केस होगा इसमें क्या? मशीन के जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो डिस्प्लेस भी होते हैं और उनमें डिफॉर्मेशन देखने को भी मिलता है। अब आप शाफ्ट की जो स्टडी करते हैं, आप लोग बोलोगे देखो इंपॉर्टेंट चीज है भाई, शाफ्ट की जो स्टडी होती है, शाफ्ट की स्टडी कहां करते हैं हम? सोम में। अब आप कहोगे कि सर जो ये मशीन्स के कंपोनेंट्स है ये तो दोनों हो गए आपके, रिजिड भी हो गया और एज अ रिजिड भी बिहेव करता है और डिफॉर्मेबल बॉडी की तरह भी बिहेव करता है। तो इसमें ये बताइए सर कि जो शाफ्ट है, क्वेश्चन बनता है जो शाफ्ट है ये डिफॉर्मेबल बॉडी है कि रिजिड बॉडी है? तो जो शाफ्ट होगा वो आपका रिजिड बॉडी भी होगा और डिफॉर्मेबल बॉडी भी होगा। जब हम सिविल वाले या मैकेनिकल वाले सोम में स्टडी करते हैं शाफ्ट की, तो स्टडी किसकी करते हैं हम? उसके डिस्प्लेसमेंट की ना करके, डिस्प्लेसमेंट की स्टडी ना करके डिफॉर्मेशन की स्टडी करते हैं। स्ट्रेन डायग्राम पढ़ा आपने सर्कुलर शाफ्ट के लिए, स्ट्रेन डायग्राम लीनियर होता है, ठीक है ना, इसीलिए सर्कुलर शाफ्ट लेते हैं। और रेक्टेंगुलर शाफ्ट वगैरह क्यों नहीं लेते? क्योंकि इसमें जो स्ट्रेन डायग्राम होता है लीनियर नहीं मिल पाता है, ठीक है ना। तो डिफॉर्मेबल बॉडी की जो स्टडी होती है वो कहां होती है? सोम में। तो जो शाफ्ट है, शाफ्ट को हम सोम में डिफॉर्मेबल बॉडी की तरह ट्रीट करते हैं और जो उसका रिजिड बिहेवियर है वो काम आता है जब हम शाफ्ट की क्या स्टडी करें? डिस्प्लेसमेंट की स्टडी करें। जब हम डिस्प्लेसमेंट की स्टडी करेंगे तो शाफ्ट को कंसीडर करना है रिजिड बॉडी। जब हम शाफ्ट की स्ट्रेन की बात करते हैं या उसमें डिफॉर्मेशन की बात करते हैं तो शाफ्ट को कंसीडर करना है डिफॉर्मेबल बॉडी। आया समझ में? ठीक है ना। तो ये फर्क है भाई लोड और फोर्स में। अब लोड होता है जो, अब हम कहते हैं कि बीम में लोड आ रहा है, कॉलम में लोड आ रहा है, तो लोड किस में आ रहा है? बीम में, कॉलम में। तो बीम, कॉलम, जितने भी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स होते हैं, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स, ये जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स है वो क्या होंगे? जो भी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स हैं जैसे बीम हो गया, कॉलम हो गया, ठीक है ना, ये सारे जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स है ये क्या है?
डिफॉर्मेबल बॉडीज हैं, डिफॉर्म होते हैं ना आपके कॉलम्स, ठीक है ना। और हम कहते भी है कि लोड को कौन ट्रांसफर करता है, बीम से कॉलम में लोड ट्रांसफर होता है। ऐसे तो नहीं बोलते हैं कि फोर्स ट्रांसफर होता है बीम से और कॉलम में, ऐसी बात करते हैं हम कहीं, जब हमने आरसीसी वगैरह पढ़ा होगा। समझ रहे हो, समझ रहे हो? देखो एक बार, लोड और फोर्स में डिफरेंस, फोर्स के कारण आपका डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट हमारा रिजिड बॉडी में होता है, डिफॉर्मल बॉडी की स्टडी होती है आपकी सोम में, रिजिड बॉडी की स्टडी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में। अब सोम में डिफॉर्मेबल बॉडी की स्टडी होती है, तो जितने भी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स हमारे बीम कॉलम बोलते हैं ना, बीम से ये लोड ट्रांसफर हुआ कॉलम में, कॉलम से लोड ट्रांसफर हुआ आपका फुटिंग में, ठीक है ना, तो ये किस में आ गया, डिफॉर्मेबल बॉडी। सारे जितने भी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स है वो कैसे है, डिफॉर्मेबल बॉडी है। आए समझ में? जो शाफ्ट है वो शाफ्ट क्या है, रिजिड बॉडी की डिफॉर्मेबल बॉडी। शाफ्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिजिड एंड डिफॉर्मेबल। जब हम उसमें स्टडी करें हम डिस्प्लेसमेंट की, तो रिजिड बॉडी की तरह ट्रीट करेंगे शाफ्ट को। जब हम स्टडी करें हम शाफ्ट में स्ट्रेन की या डिफॉर्मेशन की, तो शाफ्ट को कंसीडर करना है डिफॉर्मेबल बॉडी की तरह। जो हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में शाफ्ट की स्टडी करते हैं, तो उसमें हम डिफॉर्मेशन की स्टडी करते हैं, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट की स्टडी नहीं करते, डिफॉर्मेशन की स्टडी करेंगे, तो इसीलिए शाफ्ट को कंसीडर करते हैं डिफॉर्मेबल बॉडी की तरह। ठीक है, इतना समझ में आया? आगे बढ़े। देखो अब है टेंसर क्वांटिटीज क्या होती है, टेंसर क्वांटिटीज, ठीक है ना। पहले वेक्टर और स्केलर पे बात करते हैं नॉर्मली, ठीक है ना। अब एक तो ये है टेंसर क्वांटिटीज क्या होती है, एक क्वेश्चन बन सकता है, और आपको ये पूछा जा सकता है कि टाउ एक्स एंड वाई है, उसमें एक्स क्या है और वाई क्या है, ठीक है ना। और बताना आपको, ये देखो टेंसर क्वांटिटीज से पहले मैं बताऊंगा स्केलर। देखो भाई, स्केलर, जो भी स्केलर क्वांटिटीज होती है उनके लिए क्या चाहिए होता है आपका, ओनली मैग्नीट्यूड। एग्जाम्पल के लिए ध्यान से देखना भाई, एग्जाम्पल के लिए वेट, वेट आपकी टेंसर क्वांटिटी है, इसके लिए कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं, केवल मैग्नीट्यूड की बात होती है। और बात करें वेक्टर, देखो इंपॉर्टेंट चीज है भाई, ठीक है ना। वेक्टर, वेक्टर के लिए क्या क्या चाहिए आपका, एक तो डायरेक्शन चाहिए आपका प्लस मैग्नीट्यूड, दोनों चीज चाहिए। तो इसका एग्जांपल हम दे सकते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, ठीक है ना, ETC। और भी एग्जांपल ये तो बचपन से पढ़ते आए हैं, ठीक है ना। अब देखो कभी कभी हम ना फोर्स लिखते हैं ना, जैसे F X करके, तो ये जो X होता है इसका भी मतलब होता है भाई, जो X दिखाता है ना, ये दिखाता है आपकी डायरेक्शन को, ठीक है ना। अब जैसे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते हैं XX, शेयर स्ट्रेस लिखते हैं टाउ XY, तो इनका भी मतलब रहता है, जो X है ये क्या दिखाता है, प्लेन, प्लेन की डायरेक्शन क्या है, और Y क्या दिखा रहा है, स्ट्रेस की डायरेक्शन क्या है, ठीक है ना। तो हर चीज का मतलब रहता है, समझ रहे हो, ठीक है। तो ये तो सबको पता है, स्केलर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड होता है, जैसे वेट वगैरह हो गया। वेक्टर क्या होता है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। अब टेंसर क्वांटिटीज क्या होती है, टेंसर क्वांटिटीज आपके पास क्वेश्चन बन सकता है, स्ट्रेन कौन सी क्वांटिटीज है। अब स्ट्रेन कौन सी क्वांटिटीज है बताओ, सोचो, और स्ट्रेस कौन सी क्वांटिटीज है बताओ। स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों, जो आपका स्ट्रेस एंड स्ट्रेन है वो कौन सी क्वांटिटीज है, टेंसर क्वांटिटीज। अब टेंसर क्वांटिटीज क्या होती है भाई, टेंसर जिनमें डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड प्लस प्लेन भी डिफाइन होना चाहिए, प्लेन भी डिफाइन होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब रट तो लिया हमने, प्लेन डिफाइन होना चाहिए कैसे, एग्जाम्पल टेंसर क्वांटिटीज का, स्ट्रेस, स्ट्रेन, ठीक है ना, शेयर स्ट्रेस, जितने भी ये सब है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनमें क्या होता है, सब में आपका प्लेन डिफाइन होता है। स्ट्रेस की बात करें, अब माना एक क्यूब है, उसमें 6 प्लेन से आपके, एक प्लेन पे स्ट्रेस आएगा तो डिफाइन होना चाहिए किस प्लेन की बात कर रहे हैं, कहां पर स्ट्रेस की बात कर रहे हैं,
ठीक है ना। और स्ट्रेन में भी सेम होना चाहिए कि इस प्लेन में इतना स्ट्रेन है, ठीक है। अब शेयर स्ट्रेस की बात करें, अब शेयर स्ट्रेस को कैसे लिखते हैं भाई हम, टाउ एक्स वाई, ऐसे वही पूछा गया कि x क्या डिनोट कर रहा है, y क्या डिनोट कर रहा है। तो जो x होता है ये क्या डिनोट करेगा, प्लेन की डायरेक्शन, प्लेन डायरेक्शन। और जो y है ये क्या डिनोट करता है आपका, स्ट्रेस डायरेक्शन, स्ट्रेस डायरेक्शन। अभी सब पता चल जाएगा भाई, ठीक है ना, ये दोबारा बताऊंगा मैं अभी। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने देखा होगा आई एक्स एक्स, इसमें भी क्या होता है, जो एक्स एक्स है ये क्या डिनोट करता है, एक तो डायरेक्शन और एक प्लेन की बात करता है, ठीक है ना। समझना इस चीज को ध्यान से। अब ये टाउ एक्स वाई है, ठीक है ना। अब इसका साइन कैसा होता है, पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है, ये मैं एक क्यूब के एग्जांपल से समझाऊंगा आपको, ठीक है ना। देखो पूछ सकता भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट, टाउ एक्स वाई है क्या, इसका साइन कैसे होगा, और किसी क्यूब पे दिखाइए इसकी डायरेक्शन कैसी होगी टाउ एक्स वाई की, ठीक है ना। तो ये देखो भाई, आपके पास एक क्यूब है, माना ये क्यूब है, अब शेयर स्ट्रेस की डायरेक्शन कैसी बोली इसमें, टाउ आई जे। तो जो आई है ये दिखाता आपका प्लेन डायरेक्शन, प्लेन डायरेक्शन, और जो जे है वो दिखाता है स्ट्रेस डायरेक्शन, स्ट्रेस डायरेक्शन। अब इसमें याद रखना एक चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो प्लेन की डायरेक्शन होती है वो हमेशा नॉर्मल आउटवर्ड होती है, नॉर्मल आउटवर्ड, ठीक है ना। कहने का मतलब देखो, ये कोई प्लेन है ये वाला, इसमें जो डायरेक्शन होगी वो नॉर्मल आउटवर्ड, मतलब इसकी जो प्लेन की डायरेक्शन होगी हमेशा इस डायरेक्शन में होगी। अब ये प्लेन है नीचे वाला, बॉटम वाला, इसका नॉर्मल आउटवर्ड कहां होगा, नीचे की तरफ, ये नीचे की तरफ, और इसका नॉर्मल आउटवर्ड कहां होगा, आउटवर्ड इधर, इसका कहां होगा आउटवर्ड इधर, और इसका कहां होगा आउटवर्ड बाहर, और इसका कहां होगा आउटवर्ड इस तरफ। तो समझ गए ये चीज, नॉर्मल आउटवर्ड का मतलब, ठीक है ना। तो अब देखते हैं, अब देखो, अब इसमें अगर आपका स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस इस तरीके से एक्ट कर रहा है तो इसका नाम क्या होगा और इसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो देखो टाउ किस प्लेन में है, इस प्लेन में, तो इसकी डायरेक्शन कहां होगी भाई, इस प्लेन में। इसकी नॉर्मल की डायरेक्शन कहां होगी, पहले तो आई क्या है, नॉर्मल की डायरेक्शन कहां, प्लेन का नॉर्मल बाहर, आउटवर्ड, कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, एक्स डायरेक्शन में जा रहा है भाई, एक्स डायरेक्शन में। और जो स्ट्रेस की डायरेक्शन है वो कहां, अपवर्ड, कहां है, वाई डायरेक्शन में, टाउ एक्स वाई, इस तरीके से लिखेंगे। अब जो x है आपका वो कौन सी डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये जो x है कौन सी डायरेक्शन में, पॉजिटिव में, और जो y है वो कहां है, पॉजिटिव में। अपवर्ड पॉजिटिव होता है ना y, तो प्लस प्लस का मल्टीप्लाई करते तो कौन सा आएगा इसका साइन, पॉजिटिव। अब देखो ये कोई शेयर स्ट्रेस इस तरीके से एक्ट कर रहा है, इसके लिए नाम बताना है, कैसे बताएंगे भाई नाम इसका, देखो टाउ नॉर्मल आउटवर्ड, प्लेन, प्लेन की डायरेक्शन नॉर्मल आउटवर्ड का है, ऊपर की तरफ, ऊपर मतलब y, किस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, x डायरेक्शन में। स्ट्रेस किस डायरेक्शन में, स्ट्रेस की डायरेक्शन देखो किस डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में। अब ध्यान दो इस चीज पर कि जो y है वो कहां है, ऊपर की तरफ, तो ये कैसा है, पॉजिटिव। और जो ये x है आपका किस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, स्ट्रेस माइनस x डायरेक्शन में, तो इसका ओवरऑल साइन क्या होगा, पॉजिटिव, और नेगेटिव का मल्टीप्लीकेशन कैसा होता है भैया आपका, नेगेटिव। तो ये साइन पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो इस तरीके से आप सब डिनोट कर सकते हो, ठीक है ना। देखो एक लास्ट बता देता हूं, माना ये है आपका शेयर स्ट्रेस, इस तरीके से एक्ट कर रहा है अपवर्ड, ठीक है ना। तो इसके लिए नाम बताओ कैसे लिखोगे भाई, देखो टाउ नॉर्मल इस प्लेन के लिए कहां, नॉर्मल आउटवर्ड बाहर की तरफ, इधर एक्स डायरेक्शन की तरफ, और वाई कहां है, अपवर्ड, ठीक है ना, क्योंकि डायरेक्शन कहां है इसके शेयर स्ट्रेस की, अपवर्ड। तो ये पॉजिटिव कहां होता है, एक्स इस तरफ राइट साइड कौन सा है, नेगेटिव, और वाई ऊपर की तरफ कौन सा होगा, पॉजिटिव। तो ओवरऑल पॉजिटिव नेगेटिव कैसे होगा, नेगेटिव, तो ओवरऑल साइन क्या होगा इसका,
नेगेटिव। आगे समझ में, ठीक है ना? देख रहे हो, इस प्लेन के लिए टाउ एक्स वाई था जो, और टाउ एक्स वाई था, यहां पर नेगेटिव आ रहा है, यहां पर पॉजिटिव आ रहा है, तो ये जरूरी है भाई, ठीक है ना? ये आना जरूरी है कि साइन कैसे लेंगे, ठीक है? ये देख लो एक बार, टेंसर क्वांटिटीज, स्ट्रेस को ही टेंसर क्वांटिटीज क्यों बोल रहे हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं भाई। स्ट्रेस एंड प्रेशर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है ना? स्ट्रेस एंड प्रेशर। तो स्ट्रेस क्या होता है भाई? इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स, ठीक है ना? इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स ऑफर्ड बाय मटेरियल इंटरनल resisting force offered by material, ठीक है ना? विदाउट डिफॉर्मेशन, विदाउट डिफॉर्मेशन। अगर उसमें डिफॉर्मेशन आ गया तो इसके बाद वो क्या करेगा? स्ट्रेस नहीं दे पाएगा, ठीक है ना? वो तो फिर मैक्सिमम जो उसकी स्ट्रेस है, उसको मैक्सिमम स्ट्रेस है उसी को क्या बोलेंगे? उस मटेरियल की स्ट्रेंथ। उसके बाद वो डिफॉर्मेशन आना स्टार्ट हो जाएगा वहां पर, ठीक है ना? अब जो ये प्रेशर है, ध्यान देना भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो, अगर ये कोई मटेरियल है, क्वेश्चन क्या बोलेगा? देखो, इंटरव्यू में एक क्वेश्चन बनेगा कि ये माना एक ये टेबल है, क्योंकि जो इंटरव्यूअर वहां पर बैठा है वो वही एग्जांपल देगा भाई, आपको वही डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा कि ये माना एक टेबल है और इसके ऊपर तुमको खड़ा कर दिया, एक आदमी यहां पर खड़ा हो गया, ठीक है ना? ये क्या है? मैं। अब ये बताओ कि इस मटेरियल पर स्ट्रेस पैदा हो रहा है, इस मटेरियल पर स्ट्रेस आएगा कि प्रेशर आएगा? सोचो एक बार, इस मटेरियल पर प्रेशर आएगा कि स्ट्रेस आएगा? तो काफी बच्चों के आंसर पता क्या रहते हैं कि सर इसमें क्या आएगा आपका, एक्सटर्नली बाहर से लगा रहे हैं तो ये प्रेशर होगा सर, स्ट्रेस नहीं होगा, स्ट्रेस सर अंदर पैदा होगा, ठीक है ना? स्ट्रेस अंदर एक्ट होगा। चलो ये तो कह सकते हैं स्ट्रेस अंदर एक्ट हो गया, क्या इसमें प्रेशर एक्ट होगा? क्योंकि स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है आपका? इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स अपॉन एरिया, यही तो होता है आपका स्ट्रेस। तो ये तो कह दिया हमने कि स्ट्रेस एक्ट होगा। प्रेशर एक्ट होगा क्या इस केस में? मोस्टली बच्चों का आंसर रहता है कि यस सर प्रेशर एक्ट होगा, क्योंकि मैन एक्सटर्नली बाहर से लोड लगा रहा है। अगर बाहर की स्टडी करे तो ये प्रेशर होगा, अंदर की स्टडी करे तो वो स्ट्रेस होगा। बिल्कुल नहीं, यहां पर केवल आपका स्ट्रेस होगा, यहां पर प्रेशर बिल्कुल भी जनरेट नहीं होगा, प्रेशर बिल्कुल भी जनरेट नहीं होगा। क्यों सर? क्योंकि ये कौन सी बॉडी है आपकी? एक सॉलिड बॉडी है, और ये भी कौन सी बॉडी है आपकी? एक सॉलिड बॉडी है। सॉलिड बॉडी कभी भी सॉलिड बॉडी पर प्रेशर एग्जर्ट नहीं करती है। प्रेशर ओनली एग्जर्टेड बाय, देखो प्रेशर ओनली, देखो भाई बहुत बड़ा डिफरेंस है ये, प्रेशर एग्जर्टेड बाय ओनली फ्लूइड्स। फ्लूइड्स क्या होंगे भाई आपके? गैसेस भी हो सकता है और वाटर भी हो सकता है। तो प्रेशर एग्जर्टेड बाय ओनली फ्लूइड्स ऑन सॉलिड बॉडी, ऑन सॉलिड बॉडी और फ्लूइड। जो प्रेशर एग्जर्ट होता है आपका फ्लूइड के ही कारण होगा, जब तक फ्लूइड यहां पर कंसीडर ना करें। फ्लूइड के कारण यहां पर प्रेशर एग्जर्ट होगा, या फ्लूइड के कारण फ्लूइड पर प्रेशर एग्जर्ट होगा। अगर ऐसा होता कि अगर ये केस, जो बच्चे ऐसा सोचते कि ये मैन के कारण इस पे प्रेशर जनरेट होगा, तो प्रेशर जनरेट होता अगर भैया, तो ये जो प्रेशर इसकी स्टडी कहां करते हैं हम? सोम में, क्योंकि सॉलिड बॉडी पे स्ट्रेस लगाती है, तो स्ट्रेस की स्टडी हम सोम में करते हैं। अगर ऐसा होता है, आप कह रहे हो कि प्रेशर करते हैं, प्रेशर बोलेंगे सर इसका आंसर, तो प्रेशर होता है तो सोम में प्रेशर की स्टडी होती है, लेकिन प्रेशर की स्टडी हम करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में। फ्लूइड मैकेनिक्स में क्यों स्टडी करते हैं? क्योंकि वहां पर फ्लूइड है, और मैंने यही समझाया आप लोगों को कि जो प्रेशर है वो एक्सर्टेड बाय ओनली फ्लूइड्स, ऑन फ्लूइड या ऑन सॉलिड। अब आप कहोगे सर प्रेशर की स्टडी तो हम वहां भी करते हैं, पोर वाटर प्रेशर वगैरह जो सॉइल मैकेनिक्स में। अरे भैया, तो वहां पर भी तो फ्लूइड है, वहां पर वाटर है ना, वहां पर
वाटर के साथ साथ क्या है वहां पर, एयर भी है, तो एयर एंड वाटर इज ऑल्सो फ्लूइड। इसीलिए तो वहां पर सॉइल में स्टडी करते हैं। आरसीसी में करी तुमने प्रेशर की स्टडी, बताओ, स्टील स्ट्रक्चर में करी प्रेशर की स्टडी? नहीं। तो प्रेशर वाला टर्म देखो भाई कितना इंपॉर्टेंट है, काफी बच्चों को ये भी पता नहीं होगा, ठीक है ना, ध्यान से देख लो। प्रेशर एक्सर्टेड बाय ओनली फ्लूइड्स, किसके कारण होता है भाई ये? इंटरमॉलिक्यूलर कोलिजन के कारण। प्रेशर का कारण क्या होता है? स्ट्रेस का कारण क्या भाई? बाहर से लोड लगा और इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स एक्ट हो रहा है, तो उसके कारण स्ट्रेस जनरेट हो जाएगा। प्रेशर का कारण क्या होगा? रीजन ऑफ प्रेशर, इंटरमॉलिक्यूलर कोलिजन। इंटरमॉलिक्यूलर कोलिजन के कारण क्या आता है? आपका प्रेशर आता है। माना एक रूम है, रूम के अंदर आपकी एयर है, बचपन में पढ़ा होगा, एयर है, एयर के कारण आपका प्रेशर लगता है वॉल्स पर, क्योंकि उन एयर पार्टिकल्स के बीच में क्या होगा? एयर पार्टिकल्स के बीच में होगा आपका कॉलिजन, कॉलिजन के कारण एक प्रेशर लगेगा आपका किस पर? वॉल पर। तो यहां पर भी देखो बचपन में पढ़ा था, पार्टिकल्स ऑफ एयर के कारण किसी वॉल पर, अगर कंटेनर के अंदर कोई एयर आपने रखी है तो उस एयर के कारण कोलाइड होगी एयर पार्टिकल्स, उसके कारण आपका प्रेशर लगेगा उसकी वॉल पर, कंटेनर की वॉल पर। तो समझ गए इतना चीज। चौथा क्वेश्चन, स्ट्रेस एंड स्ट्रेंथ। देखो भाई स्ट्रेस अभी भी पढ़ा था हमने, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स है, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स। अब आप लोग यही बोलोगे कि जो स्ट्रेंथ होता है सर, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस इज कॉल्ड स्ट्रेंथ। मैक्सिमम स्ट्रेस क्या कहलाता है? आपका स्ट्रेंथ कहलाता है, ठीक है ना। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें, जो स्ट्रेस है आपका ना, डिपेंड ऑन लोड, डिपेंड ऑन लोड, और जो ये आपका स्ट्रेंथ है नॉट डिपेंड ऑन लोड, नॉट डिपेंड ऑन लोड। देखो अगर आपका लोड कम लग रहा है तो उसके कारण जो स्ट्रेस होगा वो भी कम जनरेट होगा। लोड आपने बढ़ा दिया तो उसके कारण स्ट्रेस भी बढ़ेगा, लेकिन लोड का कोई लेना देना नहीं है आपका स्ट्रेंथ से। स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है? स्ट्रेंथ बोलते हैं इस मटेरियल की स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि उस पर लोड ज्यादा लगेगा तो उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी, ऐसा तो नहीं होता। तो स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है? स्ट्रेंथ ऑलवेज डिपेंड ऑन इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड। जिसके इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड अच्छे हैं वो उतना स्ट्रांग है, उसकी उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ है। तो आप लोगों के बॉन्ड अगर अच्छे हैं तो आप ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो एज कंपेयर टू जिनके बॉन्ड अच्छे नहीं है, ठीक है ना। तो स्ट्रेंथ क्या हो गया आपका? इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड, इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड अगर स्ट्रांग है, अगर इंटरमॉलिक्यूलर जो बॉन्ड है अगर वो आपके स्ट्रांग है, इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड स्ट्रांग है, तो इसका मतलब स्ट्रेंथ भी क्या होगी? ज्यादा, ठीक है ना। और अगर वीक है तो स्ट्रेंथ आपकी क्या हो जाएगी? कम। अब इसी में एक क्वेश्चन आता है, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही पूछ सकता है आपको शायद इंटरव्यूअर, ठीक है ना। ये काफी इंटरव्यू में पूछा गया है। ये आपका एक वुड है और ये आपका एक स्टील है, इनका एरिया सेम है, क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है। अगर यहाँ पर लोड P लगाया और यहाँ पर भी लोड P लगाया, सेम लोड है दोनों में, P लोड है, ठीक है। अब बताओ कि जो स्ट्रेस इन वुड है वो और स्ट्रेस इन जो स्टील है इनमें क्या रिलेशन होगा? पहली चीज, स्ट्रेस इन वुड ज्यादा होगा एज कंपेयर टू स्ट्रेस इन स्टील, या स्ट्रेस इन स्टील कम होगा मतलब ज्यादा होगा स्ट्रेस इन वुड से, या तीसरा स्ट्रेस इन स्टील इज इक्वल टू स्ट्रेस इन वुड, ठीक है ना। तो यहां पर स्ट्रेस की बात कर रहे हैं हम, स्ट्रेंथ की बात तो नहीं कर रहे। अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी? स्ट्रेंथ आपकी स्टील की ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि उसके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड है स्टील के पार्टिकल्स के बीच में, मॉलिक्यूल के बीच में, वो स्ट्रॉन्गर होंगे, तो स्टील की जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा होगी। हम बात कर रहे हैं स्ट्रेस की। स्ट्रेस लोड पर डिपेंड करता है लेकिन स्ट्रेंथ डिपेंड नहीं करती है लोड पे। तो लोड पे डिपेंड करता है, तो लोड कितना लग रहा है? सेम लोड लग रहा है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया भी आपका सेम है। तो इसीलिए स्ट्रेस इन स्टील और स्ट्रेस इन वुड
हमेशा सेम होगा, लेकिन मटेरियल का बिहेवियर, इसमें मटेरियल का बिहेवियर क्या होगा, अलग होगा। मटेरियल बिहेवियर मे बी डिफरेंट। हो सकता है कि जो आपका जो वुड है ना, उसमें डिफॉर्मेशन ज्यादा देखने को मिले एज कंपेयर टू स्टील, इतना ही लोड लगाने पर, ठीक है ना। लेकिन जो स्ट्रेस जनरेट होगा दोनों में, वो स्ट्रेस कैसा जनरेट होगा, सेम स्ट्रेस जनरेट होगा। लेकिन जो मटेरियल में जो उसका मटेरियल का बिहेवियर है, हो सकता है वो दोनों में क्या हो, अलग अलग है, लेकिन जो स्ट्रेस की वैल्यू होगी वो दोनों में सेम होगी, क्योंकि आपका जब लोड सेम है और जो क्रॉस सेक्शन एरिया दोनों के लिए सेम है, तो इसीलिए क्या होगा, स्ट्रेस भी सेम होगा, लेकिन मटेरियल की जो बिहेवियर है वो डिफरेंट होगा। तो ये देख लो भाई, स्ट्रेस और स्ट्रेंथ में डिफरेंस, ठीक है ना। अब इसके आगे निकलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। इन सुपरपोजिशन थ्योरम इज वैलिड फॉर स्ट्रेन एनर्जी। सोचो सुपरपोजिशन थ्योरम क्या होता है, पहले देखो। सुपरपोजिशन थ्योरम कुछ नहीं होता है, देखो सुपरपोजिशन थ्योरम ये शॉर्ट में लिख लेता हूं मैं। इंडिविजुअल जो आपका लोडिंग है, इंडिविजुअल लोडिंग है, जो इंडिविजुअल लोडिंग के कारण जो इफेक्ट आ रहा है, इंडिविजुअल लोडिंग के कारण जो इफेक्ट आ रहा है वो सेम होगा मल्टीपल लोडिंग के इफेक्ट के। मल्टीपल लोडिंग इफेक्ट, कहने का मतलब है कि देखो ये हमारे पास एक बार है, अगर इस पे लोड अगर मैं P1 लगाऊं और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, A है, और इसकी लेंथ कितनी है माना, L है, ठीक है ना। तो इसमें जो डिफॉर्मेशन आ रहा है वो कितना आएगा, P1 L by AE आएगा इतना। अब इसी मटेरियल पर सेम है भाई, ये जो लेंथ थी वो भी सेम है, बस यहां से लोड हटा दिया, जो लोड है वो डिफरेंट कर दिया, जो लोड है वो कितना कर दिया, P1 की जगह P2 कर दिया, तो ये डिफॉर्मेशन कितना आएगा, डेल्टा 2 कितना आ जाएगा, P2 L by AE। अब ये हो गया इंडिविजुअल लोडिंग के कारण जो इफेक्ट आ रहा है, मतलब डेल 1 इतना, डेल 2 इतना। अब मैंने जो P1 P2 लोड है ये इंडिविजुअल ना लगा के मल्टीपल तरीके से लगा दिए, मतलब P1 P2 एक साथ लगा दिए, ठीक है ना। P1 और P2 आपके कंबाइन तरीके से एक साथ लगा दिए, P1 प्लस P2, लेकिन जो इसकी लेंथ है ना वो सेम रहेगी, मटेरियल जो ऊपर रखा है, ये जो बीम है सेम बीम रखना है, बस लोड वहां पर चेंज कर दिया, ठीक है ना। तो ये इसमें जो डिफॉर्मेशन आ रहा है आपका वो कितना आ रहा है, डेल इक्वल टू कितना आएगा, डेल 1 प्लस डेल 2 आएगा, बिल्कुल आएगा। देखो क्यों, क्योंकि डेल इक्वल टू क्या आएगा, लोड कितना लग रहा, P1 प्लस P2 L by AE। अगर मैं इसको अलग अलग कर दूं तो क्या हो जाएगा, P1 L by AE प्लस P2 L by AE, ठीक है ना। तो इसके कारण जो डिफॉर्मेशन आ रहा है वो कितना आएगा, डेल 1 प्लस डेल 2। तो ये देखो, तो सुपरपोजिशन थ्योरम वैलिड होती है लोड के लिए, ठीक है ना। देखो वैलिड हो रही है लोड के लिए, क्यों, क्योंकि जो इंडिविजुअल डिफॉर्मेशन आ रहा है डेल 1 डेल 2 वो इक्वल है किसके, मल्टीपल लोडिंग का जो इफेक्ट है, मल्टीपल लोडिंग के कारण डिफॉर्मेशन डेल आ रहा है ओनली, तो उसके इक्वल है भाई ये चीज, ठीक है ना। तो वैलिड फॉर जो सुपरपोजिशन थ्योरम वो वैलिड है आपकी लोड के लिए, ठीक है ना। ये लिख लेते हैं, वैलिड फॉर लोड, वैलिड फॉर लोड, दिख गया आपको, वैलिड फॉर लोड। अब क्वेश्चन क्या आएगा कि इज सुपरपोजिशन थ्योरम इज वैलिड फॉर स्ट्रेन एनर्जी। अब जो स्ट्रेन एनर्जी वो कितना होता है, देखो भाई इसी में रिलेट कर देंगे, जो स्ट्रेन एनर्जी आपकी, जो स्ट्रेन एनर्जी इसमें, स्ट्रेन एनर्जी इसमें, स्ट्रेन एनर्जी कितनी आएगी, P1 का स्क्वायर अपॉन L अपॉन AE, ठीक है ना। अब लोड आपका यहाँ पर P2 हो गया P1 की जगह, तो यहाँ पर स्ट्रेन एनर्जी कितना हो जाएगा, U2 इक्वल टू P2 का स्क्वायर L अपॉन AE। अब आपने लोड को क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया, दोनों लोड एक साथ एक्ट हो रहे हैं, P1 P2 दोनों लोड एक साथ एक्ट हो गए यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसके कारण जो एनर्जी आएगा वो कितना आएगा, P1 प्लस P2 का स्क्वायर L अपॉन
ए आएगा इतना, ठीक है ना। अब पूछा क्या है कि सुपरपोजिशन थ्योरम आपकी वैलिड होगी स्ट्रेन एनर्जी के लिए। स्ट्रेन एनर्जी इतना होता है, P1 लोड लगाने के कारण इतना, P2 के कारण इतना और P3 के कारण इतना। अब देखो अगर ये वैलिड होता तो क्या होना चाहिए, वैलिड के लिए क्या होना चाहिए रूल, जो स्ट्रेन एनर्जी है वो क्या होना चाहिए, इंडिविजुअल लोडिंग इफेक्ट ये है और मल्टीपल लोडिंग इफेक्ट ये दोनों इक्वल होने चाहिए। तो मल्टीपल लोडिंग इफेक्ट के कारण कितना आ रही है स्ट्रेन एनर्जी, P1 प्लस P2 का स्क्वायर L अपॉन ए, ठीक है ना। और U1 कितना भाई आपका, P1 स्क्वायर L अपॉन ए और P2 U2 कितना है, इतना है। अब देखो इसमें इसको ओपन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर, ठीक है ना, इसमें L भी ले ली, ए P2 L अपॉन ए और इसी का कंपोनेंट 2P1 P2 L अपॉन ए, इतना टर्म आ गया। अब देखो ये ज्यादा हो रहा है, जो U है टोटल एनर्जी वो आपकी इंडिविजुअल एनर्जी से ज्यादा हो रही है, क्यों, क्योंकि ये वाला टर्म एक्स्ट्रा आ गया इसमें, ठीक है ना। तो नॉट वैलिड फॉर स्ट्रेन एनर्जी, नॉट वैलिड फॉर स्ट्रेन एनर्जी, ठीक है ना। ये मैंने आपको समझा दिया क्यों वैलिड नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि यहां पर ये टर्म कैसे हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया ये। तो सुपरपोजिशन थ्योरम ओनली वैलिड फॉर लीनियर वेरिएशन। तो ये देखो ये कौन सा वेरिएशन है, क्वाड्रेटिक नहीं है, क्यूबिक भी नहीं है, कैसा वेरिएशन है, लीनियर। तो सुपरपोजिशन थ्योरम है वो किसके लिए वैलिड है, ओनली लीनियर वेरिएशन के लिए, नॉट फॉर क्वाड्रेटिक वेरिएशन। क्लियर है इतना भाई, समझ गए। ठीक है ना। अब देखो भाई एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये पूछा ही जाता है, बेंडिंग मोमेंट किसे कहते हैं, ट्विस्टिंग मोमेंट किसे कहते हैं और टॉर्जन क्या होता है, ठीक है ना। अब देखो बेंडिंग मोमेंट समझाऊंगा मैं सबसे पहले तो, ठीक है। ये मेरे पास एक बीम है, इसमें ये कौन सी एक्सिस है आपकी, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है भाई, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है। अब क्या हुआ, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में अगर हम इस तरीके से कर्ल करें, अपनी जो फिंगर्स है इस तरीके से कर्ल करें, और जो थंब है आपका देखो इस तरीके से कर्ल करें, इस तरीके से कर्ल करा है, और जो थंब हमारा वो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है ना। ये देखो इस तरीके से कर्ल करा है, तो जो ये थंब है अगर लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के पैरेलल हो गया, थंब अगर राइट हैंड का, ठीक है ना, राइट हैंड थंब पैरेलल होगा किसके, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के, तो ये क्या कहलाएगा आपका, ये कहलाएगा आपका ट्विस्टिंग मोमेंट, ये कहलाएगा आपका ट्विस्टिंग मोमेंट, ट्विस्टिंग मोमेंट। कहने का मतलब ये कोई शाफ्ट है भाई, देखो इस तरीके, अगर मैं इस फिंगर को राइट हैंड की जो फिंगर से इसको कर्ल कर दूं इस डायरेक्शन में, तो जो ये थंब है ये किसके लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के क्या हो जाएगा, पैरेलल, तो इसको क्या बोलूंगा मैं, ट्विस्टिंग मोमेंट, ठीक है ना। क्लियर है इतना। अब दूसरी चीज क्या है, इसी शाफ्ट में अगर बेंडिंग मोमेंट की बात करूं तो कैसे एक्ट होगा, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है भैया आपकी, ये क्या है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। अब इसमें जो मूवमेंट एक्ट हो रहा है वो कैसे एक्ट हो रहा है, देखो इसमें जो मूवमेंट एक्ट हुआ है वो इस तरीके से एक्ट हुआ है, कहने का मतलब ये देखो अभी ट्विस्टिंग मूवमेंट में इस तरीके से हो रहा था, अब इसमें शाफ्ट को यहां से रोटेट करने की कोशिश कर रहे हैं, दिख रहा है ना, यहां से रोटेट करने की कोशिश कर, देखो यहां से रोटेट करने की कोशिश कर। इससे पहले कैसा, इस तरीके से कर्ल करा, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के पैरेलल अगर हमारा थंब आ रहा है राइट हैंड का, तो इसको क्या बोलेंगे, ट्विस्टिंग मूवमेंट। लेकिन बेंडिंग मूवमेंट किसको बोलेंगे, देखो ये शाफ्ट है,
इसको मूव कर रहा हूं, ठीक है ना, तो ये थंब है, इसको रोटेट कर रहा हूं, ये थंब है लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के परपेंडिकुलर। अगर मेरा राइट हैंड का जो थंब है, राइट हैंड थंब अगर मेरा परपेंडिकुलर हो गया किसके, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के, तो ये क्या कहलाएगा भैया आपका बैंडिंग मोमेंट। आया समझ में इतना? देखो भाई ध्यान से किस तरीके से हो रहा है, ठीक है ना। और लास्ट है आपका टॉर्जन। टॉर्जन क्या होता है? टॉर्जन की डेफिनेशन देख लो पहले। टॉर्जन it is internal resisting force, it is internal resisting force in the form of twisting moment, ठीक है ना, इन द फॉर्म ऑफ ट्विस्टिंग मूवमेंट। बहुत डिफरेंस है भाई इसमें, ठीक है ना। ट्विस्टिंग मूवमेंट क्या होता है अभी हम समझ लेंगे सब। ट्विस्टिंग मूवमेंट क्या होता है, टॉर्क क्या होता है, ठीक है ना, इन द फॉर्म ऑफ ट्विस्टिंग मूवमेंट टू रेजिस्ट टॉर्क, देखो टू रेजिस्ट टॉर्क। अब इसमें क्या समझने वाले हम, टॉर्क क्या होता है उसको भी समझ लेंगे, और आपका ट्विस्टिंग मूवमेंट क्या होता है ये तो समझ चुके हैं, और टॉर्जन क्या होता है, इंपॉर्टेंट चीज है। देखो भाई इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स बुक्स से तो पढ़ लिया, लेकिन फील करना इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से फील करना भाई, ठीक है ना। इसको इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स देखो कैसे, माना एक ये शाफ्ट है, ये क्या आपकी एक सर्कुलर शाफ्ट है। शाफ्ट को सर्कुलर ही क्यों लेते हैं, क्योंकि इसके लिए लीनियर वेरिएशन मिलता है। अगर मैं रेक्टेंगुलर लूंगा तो उसके लिए लीनियर वेरिएशन नहीं मिलेगा, ठीक है ना। अब ये कोई सर्कुलर शाफ्ट है भाई, ये देखो इंपॉर्टेंट चीज है भाई। अब इसमें क्या करा, अगर इस तरीके से ये अप्लाई कर दिया, ये क्या है खुद बताओ, ट्विस्टिंग मोमेंट है। क्यों? क्योंकि ये जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, क्या आपकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। अब लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, इसके पैरेलल है आपका थंब राइट हैंड का, इस तरीके से कर्ल करा, पैरेलल है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, ट्विस्टिंग मोमेंट। अब ये ट्विस्टिंग मोमेंट है, ये इस तरीके से रोटेट हो रही है, तो इसको रोटेट होने से बचाने के लिए देखो इस तरीके से हो रहा है, तो इसको रोटेट होने से बचाने के लिए इस तरीके से यहां पर एक्ट हो जाएगा रेजिस्टिंग मोमेंट। ये क्या आपका रेजिस्टिंग ट्विस्टिंग मोमेंट, रेजिस्टिंग ट्विस्टिंग मोमेंट। अब इसको क्या बोलेंगे रेजिस्टिंग ट्विस्टिंग मोमेंट का, काफी बच्चे इसको ही क्या बोलते हैं टॉर्जन, लेकिन नहीं, ये क्या होता है आपका टॉर्क। ये क्या होता है आपका टॉर्क। तो टॉर्जन क्या होता है, अब देखो टॉर्जन क्या होता है। अब टॉर्क ये हो गया आपका रेजिस्टिंग ट्विस्टिंग मोमेंट। अब टॉर्क में क्या होगा देखो, अगर मैं बात करूं अगर मैं इस शाफ्ट को यहां से कट कर दूं, इस शाफ्ट को यहां से कट कर दूं, देखो ये शाफ्ट कट करता हूं मैं, अगर मैं शाफ्ट को कट कर दूं आपकी, ठीक है ना, इस शाफ्ट को कट करा, ये देखो इसको कौन बैलेंस कर रहा है, कैसा ये एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से, इसके अपोजिट ये वाला है, इसके अपोजिट कैसा आपका ये वाला, ठीक है ना। अब इसको बैलेंस करने के लिए, इसको इक्विलिब्रियम में रखने के लिए यहाँ पर डायरेक्शन कैसी होगी, इस तरीके से अपोजिट इसके, ठीक है ना, और इसकी डायरेक्शन कैसे, इस तरीके से, तो इसके अपोजिट कैसे होगा ये कब आया हमारा, इसको कट करने पर। अब ये जो कट करने के बाद आ रहा है, ये जो कट करने के बाद आ रहा है, इसी को क्या बोलते हैं आप टॉर्जन, क्योंकि ये क्या है आपका इंटरनल रेजिस्टिंग
इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स है, ठीक है ना। इंटरनल रेजिस्टिंग, इंटरनल कब आएगा जब इस सेक्शन को कट करोगे, तो ये क्या कहलाएगा आपका टॉर्सन। और ये क्या कहलाता है जो यहाँ पर आया है रिएक्शन आया है, रेजिस्टिंग ट्विस्टिंग मूवमेंट आया इसको रेजिस्ट करने के लिए, ये कहलाता है आपका टॉर्क। आए समझ में इतना, ठीक है ना। अगर डायरेक्शन ऑफ टॉर्क देखनी है आपको, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क कैसे देखेंगे, अगर आपका जो ये थंब है, ज्यादा डेप्थ में हो जाएगा फिर भी समझ लो यार, ये देखो इस तरीके से एक्ट हो रहा था यहाँ पर, ये इस तरीके से एक्ट हो रहा है, कहां जा रहा है ये क्रॉस सेक्शन के, क्रॉस सेक्शन एरिया के कहां जा रहा है ये क्रॉस सेक्शन एरिया के तरफ जा रहा है, टूवर्ड्स क्रॉस सेक्शन। तो ये क्या कहलाएगा, जो आपका ट्विस्टिंग मूवमेंट होगा वो क्या कहलाता है, या टॉर्क होगा, जो टॉर्क होगा जो वो कैसा होगा आपका पॉजिटिव, ठीक है ना। ये देखो थंब कहां जा रहा है, लॉन्गिट्यूडनल जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसके टूवर्ड्स जा रहा है। अगर अवे जाएगा, अवे फ्रॉम क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो इसके लिए क्या होगा, टॉर्क क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव, टॉर्क क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव, सॉरी नेगेटिव, ठीक है ना। पॉजिटिव तो यहाँ हो गया, तो टूवर्ड्स क्रॉस सेक्शन, तो ये क्या हो गया ट्विस्टिंग मूवमेंट पॉजिटिव। अगर इसका अपोजिट देखो, इसका साइन यहाँ होगा, ठीक है। ये देखो इस तरीके से कर्ल कर रहा हूं, जो थंब है वो कहां जा रहा है क्रॉस सेक्शन एरिया से दूर, तो उसके लिए टॉर्क कैसा हो जाएगा नेगेटिव। आगे समझ में, ठीक है ना। ये देखो भाई इंपॉर्टेंट चीज है ये। अब इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज देखो, ये सब रख लेते हैं, पॉइंट वेयर बीएमडी चेंज इट्स साइन। बीएमडी क्या है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, जहां पर साइन चेंज करती है इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर, ये तो सबको पता है, ठीक है ना। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर, ठीक है ना। देखे हो ना ये चीज, देखो ये बीएमडी डायग्राम है कोई, ठीक है ना। इस तरीके से अगर ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो इसको क्या बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर। अगर ये डायग्राम कैसा है बीएमडी है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में क्या मिलता है आपको पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर। और एसएफडी में जो साइन चेंज होता है, एसएफडी में देखोगा आपने, ये देखो इस तरीके से एसएफडी बनता है, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव, तो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं भाई आपका, इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ, ठीक है ना, पॉइंट ऑफ इसको बोलते हैं कंसर्निक पॉइंट, कंसर्निक पॉइंट, कंसर्निक पॉइंट, कंसर्निक पॉइंट, कंसर्निक पॉइंट, या आप बोलो इसको क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है ना। इतना पता नहीं रहता भी, ठीक है ना, ये तो बुक में आसानी से दिया रहता है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर, लेकिन जहां पर एसएफडी चेंज करता है उसको क्या बोलते हैं कंसर्निक पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट। अब तीसरा क्या है, पॉइंट वेयर हॉगिंग चेंज इनटू सैगिंग या सैगिंग चेंज इनटू हॉगिंग। कहने का मतलब है ये कोई आपका बीम है, ठीक है ना, इसमें लोड लगा है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, माना हॉगिंग हो रहा है और उसके बाद क्या हो रहा है सैगिंग हो रहा है, ये क्या हो रहा है आपका हॉगिंग, और उसके बाद क्या हो रही है इसमें सैगिंग। तो उस पॉइंट को क्या बोलेंगे जहां पर हॉगिंग से सैगिंग या सैगिंग से हॉगिंग हो रहा है, इस पॉइंट को बोलते हैं क्या पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्सर या इनफ्लेक्शन, ठीक है ना, इनफ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन, ठीक है। इतना समझ में आया, ठीक है। अब है इसके बाद नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर, कितने होंगे इसमें, ठीक है ना। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर क्या होता है कि जहां पर वो साइन चेंज करता है पॉजिटिव से नेगेटिव, ये रट लेते बच्चे, और यहां पर बोल देंगे सर यहां पर एक पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर होगा, ये होगा एक। लेकिन यहां पर अगर मैं बोलूंगा कि यहां पर पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर कितने आपके 0, क्योंकि मोस्टली बच्चों का आंसर यही रहता है एक, क्योंकि यहां से नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, वो एक ही चीज देखते हैं क्या नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है। लेकिन पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर में दो चीजें होती है, एक तो साइन पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव जाए, ठीक है ना, और दूसरी चीज बेंडिंग मोमेंट शुड बी 0, लेकिन इस पॉइंट पे तो बेंडिंग मोमेंट 0 नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर कितने होंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर कितने हो जाएंगे 0। और पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर इस केस में कितने होंगे, देखो अगर ये बीएमडी है तो यहाँ पर तो बेंडिंग मोमेंट भी क्या हो गया आपका 0, और यहाँ पर नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे आप पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर 1, ठीक है ना। यहाँ पर कितने होंगे
जीरो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना, पूछ सकता है आप लोगों से, ठीक है ना, तो रटना नहीं है किसी भी चीज को, ठीक है। अब इसके बाद दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है, ठीक है ना, फिर एंड करते इस सेशन को। देखो, एक चीज होती है आपका रोलर सपोर्ट और एक होता है आपका गाइडेड रोलर सपोर्ट। क्या डिफरेंस है दोनों में, ठीक है ना, रोलर एंड गाइडेड रोलर, ठीक है ना। देखो, रोलर जो सपोर्ट होता है आपका वो नॉर्मली इस तरीके से होता है, इस तरीके से बनाते हैं, और जो गाइडेड रोलर होता है वो किस तरीके से होता है, इस तरीके से। तो डिफरेंस क्या भाई दोनों में, रोलर और गाइडेड रोलर में। अब ये देखो, ये जो रोलर सपोर्ट है इसमें क्या है, ये इस तरीके से मूव कर सकता है, हॉरिजेंटली मूव कर पा रहा है, लेकिन वर्टिकली मूव नहीं कर पा रहा। वर्टिकली मूव नहीं कर पा रहा तो यहाँ पर रिएक्शन आएगा एक, ठीक है ना। और इसमें बेंडिंग मूवमेंट भी अलाउ होता है, ठीक है ना, इसमें मूवमेंट भी अलाउ होता है, मूवमेंट अलाउ, ठीक है ना। और दूसरी चीज, इसमें हॉरिजेंटल मूवमेंट होता है, हॉरिजेंटल मूव कर सकता है, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, गाइडेड रोलर में क्या है भाई, हॉरिजेंटली मूव कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन इसमें मूवमेंट अलाउ नहीं है, मूवमेंट नॉट अलाउ। मूवमेंट अलाउ नहीं होगा तो इसका मतलब यहाँ पर रिएक्शन आ जाएगा एक, ठीक है ना। और ना ही इसमें वर्टिकल मूवमेंट अलाउ है, और वर्टिकल मूवमेंट अलाउ नहीं होगा तो इसमें एक रिएक्शन फोर्स आएगा और इसमें एक बेंडिंग मूवमेंट भी आ जाएगा, क्योंकि इसमें मूवमेंट अलाउ नहीं होता। तो इसमें नंबर ऑफ रिएक्शंस कितने होंगे, एक, इसमें नंबर ऑफ रिएक्शन कितने होंगे, दो, यही फर्क है, ठीक है ना। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोहर सर्कल, ठीक है ना, मोहर सर्कल, डायरेक्टली पूछ लेगा, इंटरव्यूअर बैठा आपका, ठीक है ना, उसके पास हो सकता है जिस समय आपका इंटरव्यू आ गया, चाय चाय आ गई, चाय पे बोल देगा कि भाई ये चाय का एक मग है या ग्लास है, इसके बॉटम वाले सरफेस के लिए, बॉटम वाले पॉइंट के लिए आप क्या बनाइए, मोर सर्कल बनाइए, ठीक है ना। या वो बैठा है, ठीक है ना, कुछ भी सोच रहा है वो ये भी पूछ सकता है आप लोगों से, माना यहाँ पर आपका इंटरव्यू हो रहा है, उसकी नजर बाहर गया, अच्छा बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, चलो फुटबॉल के लिए मोर सर्कल बताओ भाई, ठीक है ना, इस तरीके से। तो तीन केस बता देता हूँ मैं, तीन चार केस बता देता हूँ मोर सर्कल के लिए। पहले एलपीजी सिलेंडर की बात करता हूँ, एलपीजी सिलेंडर, ठीक है ना, एलपीजी सिलेंडर। दूसरा पॉइंट, कौन सा पॉइंट, बॉटम पॉइंट, बॉटम पॉइंट फॉर बॉटल, ठीक है ना, एक पॉइंट के लिए। और तीसरा स्टोन एट बॉटम, ठीक है ना, किसी कंटेनर के अंदर एक स्टोन है और लास्ट एक फुटबॉल, ठीक है ना। इन चार के लिए बता देता हूँ, ठीक है ना। अब एलपीजी सिलेंडर के लिए आपको क्या बनाना है, एक मोर सर्कल बनाना। तो देखो, मोर सर्कल बनाना भाई एलपीजी सिलेंडर के लिए, ये कोई आपका सिलेंडर है, ठीक है ना, कैसे बनाना है, ये एलपीजी सिलेंडर है, ठीक है, इस तरीके से एक सिलेंडर है, ठीक है। अब क्या होगा, इस सिलेंडर में आपकी गैस होगी अंदर, गैस होगी, इसके कारण क्या लग रहा है आपका, हर जगह क्या लग रहा है आपका, प्रेशर लग रहा है। देखो इस तरीके से प्रेशर लग रहा है, ठीक है ना, इस तरीके से प्रेशर लग रहा है। कैसा प्रेशर है, टेंसाइल इन नेचर है, टेंसाइल इन नेचर। तो दो कॉन्सेप्ट है, एक तो आप इस डायरेक्शन में कट कर दो, इस डायरेक्शन में कट करा आपने तो किस तरीके से बनेगा, ये इस तरीके से, ठीक है ना, इस तरीके से। अब इस डायरेक्शन में कट करा अगर, तो यहां पर जो स्ट्रेसेस लगेंगे वो इस तरीके से लगेंगे, यहां पर, ठीक है ना। इसको नाम दे दो एक सिग्मा एक्स, ये क्या हुप स्ट्रेसेस है, आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना, हुप स्ट्रेसेस, ठीक है। अब इसके बाद इसको कट कर दिया इस तरीके से, इस तरीके से कट करूंगा तो ये बॉटम वाला पोर्शन है, इसमें कैसा आएगा, देखो सिलेंडर है, ड्राइंग अच्छी नहीं है भाई अपनी, ठीक है ना। तो ये देखो यहाँ पर जो स्ट्रेसेस एक्ट होंगे इस तरीके से एक्ट होंगे, टेंसाइल इन नेचर ही होगा, देखो लग रहा है ना नीचे बॉटम में टेंसाइल इन नेचर, इस तरीके से। इसको नाम दे दो सिग्मा वाई,
अब जो हुप स्ट्रेसेस होता है वो आपका हमेशा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेसेस। होता भाई, हुप स्ट्रेसेस आपका ज्यादा होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेसेस के, ठीक है ना, ये तो पता ही होगा। अब देखो यहाँ पर कि जो आपका हुप स्ट्रेस है वो टेंसाइल इन नेचर है, ये भी टेंसाइल इन नेचर है, तो मोर सर्किल कहाँ बनेगा हमेशा पॉजिटिव साइड पे। तो ये देखो इसके लिए मोर सर्किल अगर बनाऊं तो ये देखो इस तरीके से बनेगा मोर सर्किल, कहाँ बनेगा हमेशा, इस पॉइंट को लू, कौन सा पॉइंट है ये, सिग्मा एक्स, पॉजिटिव साइड पे बनेगा, सिग्मा वाई कौन सा साइड पे बनेगा, पॉजिटिव साइड पे बनेगा। तो इसके लिए क्या बन जाएगा, ये इस तरीके से क्या बन जाएगा आपका, एक मोहर सर्कल बन जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत इसमें। अब दूसरा एलपीजी के लिए तो बन गया। अब फुटबॉल की बात करें, देखो फुटबॉल के लिए बनाता हूं एक मोहर सर्कल, ये एक फुटबॉल है, ठीक है ना, इसमें भी प्रेशर लग रहा है चारों तरफ से, इसको भी कट कर दिया दोनों साइड से, कट करा तो इसमें भी जो प्रेशर लग रहा है, ठीक है ना, चाहे आप वर्टिकली कट करो चाहे हॉरिजेंटली, ठीक है ना, इसमें जो प्रेशर लग रहा है वो कैसा लग रहा है, सेम, ठीक है ना। देखो अगर मैं वर्टिकली बात करूं तो इस तरीके से लगेगा, अगर वर्टिकली कट करा है, सॉरी हॉरिजेंटली कट करा है, अगर वर्टिकली कट करा है तो इस तरीके से लग रहा है, लेकिन दोनों का नेचर कैसा है, टेंसाइल इन नेचर, टेंसाइल इन नेचर, टेंसाइल इन नेचर मतलब पॉजिटिव साइड पे बनेगा। तो ये क्या है, सिग्मा वाई और ये क्या सिग्मा एक्स, तो सिग्मा वाई इज इक्वल टू सिग्मा एक्स, फुटबॉल का केस है भैया। तो फुटबॉल के लिए जो मोहर सर्किल बनेगा दोनों पॉजिटिव साइड पे है, तो ये पॉजिटिव साइड में सिग्मा वाई इज इक्वल टू सिग्मा एक्स, तो पॉइंट मोहर सर्किल बनेगा। पॉइंट मोहर सर्किल कहाँ बनता था, और हाइड्रोस्टेटिक लोडिंग में, पता होगा, ठीक है ना। तो जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर है ना वही बता पाएगा भाई, ठीक है ना, इतना इजी नहीं होता मोहर सर्किल वो बनाना, पर इजी भी अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, बॉटम पॉइंट फॉर बॉटल, एक बॉटल है आपकी, ठीक है ना, इसको हटा देते हैं जरा, एक बॉटल आपकी, उस पर वाटर फिल है, उसमें वाटर फिल है उसके बॉटम वाले पॉइंट के लिए, ठीक है ना, उसके बॉटम वाले पॉइंट के लिए मोहर सर्किल बनाना, माने ये पानी की बॉटल है, ठीक है ना। अब इसमें क्या, ये बॉटम वाला पॉइंट एच हाइट पे, एच हाइट पे, तो इस पे जो पार्टिकल है इसके कारण केवल ये वाला लोड लगेगा, ठीक है ना, इधर से कोई लोड नहीं लगेगा, ठीक है ना, कोई लोड नहीं लगने वाला। तो इसमें लोड कैसा लग रहा है, केवल एक डायरेक्शन में। देखो अगर ये इसका कंपोनेंट ले ले, बॉटम कंपोनेंट है, तो इसमें लोड कैसा लग रहा है, इस तरीके से, ठीक है ना, केवल एक डायरेक्शन में। तो कैसा लोड लग रहा है आपका, कंप्रेसिव लोड लग रहा है। तो कंप्रेसिव लोड लग रहा है, तो कंप्रेसिव लोड लग रहा है तो माना सिग्मा एक्स ये कैसा होगा हमेशा नेगेटिव, क्यों, क्योंकि कंप्रेसिव इन नेचर है, ठीक है ना। तो इसके लिए मोहर सर्किल कैसा बनेगा, देखो इसके लिए मोहर सर्किल बनेगा कंप्रेसिव इन नेचर, तो मतलब सिग्मा एक्स यहाँ पर और इसका सेंटर कुछ यहाँ पर होगा, ठीक है ना, इसको टच करते हुए नेगेटिव बनेगा, आए समझ में। अगर बात करूं मैं किसके, स्टोन एट बॉटम, अगर यहाँ पर एक स्टोन है, यहाँ पर स्टोन है, माने ये कंटेनर है, इसमें कोई स्टोन है, तो इसके चारों तरफ से क्या लगेगा आपका, प्रेशर। तो ये दोनों जो केस है वो बिल्कुल अलग है भाई, यहाँ पर चारों तरफ से लग रहा है, यहाँ पर केवल एक तरीके से लग रहा है, ठीक है ना, प्रेशर केवल डाउनवर्ड लग रहा है। ये किसका केस है, एग्रीगेट का, माना कोई एग्रीगेट आपका बॉटम में है किसी कंटेनर के, चारों तरफ से लग रहा प्रेशर, कैसा प्रेशर लग रहा है, इक्वल प्रेशर लग रहा है, कैसा लग रहा है, कंप्रेसिव। कहने का मतलब यहाँ पर तो सिग्मा एक्स है इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा वाई, ठीक है ना। तो इसका मोड सर्किल कैसा बनेगा, कंप्रेसिव है, कंप्रेसिव है इसका मतलब कहां पर बनेगा, नेगेटिव साइड में। अगर ये टेंसाइल होता, अगर ये आउटवर्ड्स होते तो ये पॉजिटिव साइड में बनता, तो दोनों इक्वल है यहाँ पर, तो इसमें ये कैसा बनेगा, पॉइंट मोहर सर्किल, लेकिन नेगेटिव साइड में, नेगेटिव साइड में। ये बिल्कुल अपोजिट केस है किसका, फुटबॉल का। फुटबॉल में कैसा हो रहा था भाई, देखो फुटबॉल में क्या हो रहा था, टेंसाइल इन नेचर, चारों तरफ लग रहा था हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ये प्रेशर जो चारों तरफ लग रहा था सेम लग रहा था, लेकिन एग्रीगेट में क्या, कोई एग्रीगेट है चारों तरफ से प्रेशर लग रहा है, तो उसके लिए कैसा बनेगा, नेगेटिव मोहर सर्किल बनेगा, ठीक है ना, लेकिन पॉइंट सर्किल बनेगा, पॉइंट मोहर सर्किल, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है भाई, ठीक है ना। इसमें बहुत सारी चीजें सो में दे, आप लोगों को पता होगा इंजीनियरिंग स्ट्रेसेस, ये भी पूछा जाता है इंजीनियरिंग स्ट्रेसेस क्या होता है, एक्चुअल स्ट्रेसेस क्या होता है, काफी चीजें होती है। और जो आपका वो होगा क्या नाम बोलते हैं, स्टील
माइल्ड स्टील का जो ग्राफ होता है उसमें जो पॉइंट्स वगैरह उनके बारे में पूछा जाता है, हुक्स लॉ कहाँ तक वैलिड होता है, मैथमेटिकली कहाँ तक वैलिड करते हैं हम, ठीक है ना। बहुत सारी चीजें होती है इसमें, ठीक है ना। तो देखते रहेंगे, अभी तो इतना सफिशिएंट है भाई, ठीक है ना। बने रहिए और आप लोगों के लिए ऐसे ही क्वेश्चंस प्रोवाइड करता रहूंगा मैं, और कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कहिएगा कि किस सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने आप लोगों को, ठीक है। मुझे भी तो पता चले कौन से सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, उसी पे फिर मैं बनाऊंगा क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कुछ क्वेश्चंस मैं मिक्सअप लूंगा सारे सब्जेक्ट के, कुछ जो साइट पे टेस्ट किए जाते हैं, ठीक है ना, उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। तो बताइएगा कैसा लगा आपको ये सेशंस, और आप लोगों को एक बार बहुत बहुत बधाई जो आप इंटरव्यू फेस करने वाले जो बच्चे, ठीक है ना। तो अच्छा करिएगा इंटरव्यू में भाई, ठीक है। देखो भाई बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन इतना इजी है नहीं, ठीक है ना, जितना समझना है। बहुत क्वेश्चन होते हैं इसमें, देखो एक वो होता है, क्या नाम, यही बता दो, एक बता देता हूँ मैं तुम्हें ऐसी, जो स्ट्रेंथ होती है ना आपके, वो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना। स्ट्रेंथ ये कैसे बता दो लास्ट में, स्ट्रेंथ जो होती है वो क्या होती है, मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। लेकिन जो आपकी टफनेस होती है, इसका आंसर बताना जा रहा हूं मुझे, टफनेस जो होती है वो मटेरियल की प्रॉपर्टी नहीं होती, ठीक है ना। क्यों नहीं होती है भाई, मटेरियल की प्रॉपर्टी क्यों नहीं होती है, बताना इसका आंसर मुझे, ठीक है ना, कमेंट सेक्शन में बताना। इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, इज टफनेस इज अ मटेरियल प्रॉपर्टी, अगर है तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। रट तो लेते कि स्ट्रेंथ इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, क्यों है भाई प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, तो टफनेस अगर है तो टफनेस भी प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल क्यों, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, ठीक है ना। तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में, धन्यवाद, ठीक है ना। सफिशिएंट है भाई इतना।